नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के हल्ला बोल की। पवन खेड़ा को मिली बड़ी राहत की बात करेंगे। मनीष सिसोदिया पर टूटी बड़ी आफत की। पीएम मोदी से नाराज उनके मंत्री की जानेंगे। मेघालय नागालैंड में कहां कितना हुआ मतदान, 2 महीने में ही कैसे मुश्किल में फंस गई नेपाल की प्रचंड सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अग्निपथ योजना पर आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ईडी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, दूसरे राज्यों में बीजेपी की मदद करने जाती है ईडी। बांस की माला सोने से भी ज्यादा मूल्यवान। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से हुआ शुरू। 5 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। सत्र के पहले ही दिन बीजेपी ने कई मुद्दों पर किया महागठबंधन सरकार का घेराव। पीएम मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। बोले भारत के एविएशन सेक्टर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 176 अंक गिरकर 59,288 पर हुआ बंद। निफ्टी 73 अंक गिरकर 17,393 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस ने अपने 3 दिवसीय महाअधिवेशन के बाद आगे के प्लान का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने नेताओं से आह्वान किया है कि वो इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए अनुशासित और एकजुट होकर काम करें, क्योंकि ये चुनाव ही आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। तो क्या है कांग्रेस की नई रणनीति, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अधिवेशन के आखिरी दिन पार्टी ने एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता की जरूरत पर जोर दिया और साफ संकेत दिया कि वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच यात्रा निकाल सकती है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के महाधिवेशन से अडानी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर तीखा वार किया और ये भी कहा कि जब तक अडानी मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक उनकी पार्टी सवाल उठाती रहेगी। महाधिवेशन के आखिरी दिन कांग्रेस ने कृषि, सामाजिक न्याय और युवा मामलों संबंधी 3 प्रस्ताव भी पारित किए। महाअधिवेशन में जारी संकल्प पत्र रायपुर के हुंकार में कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि इस साल कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे जो महत्वपूर्ण हैं। हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अनुशासन, एकजुटता और पूरी एकता के साथ काम करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा समय में पार्टी के समक्ष कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटने के लिए एकता, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। खड़गे ने पार्टी के 85वें महाअधिवेशन के समापन पर यह भी कहा कि ये नई कांग्रेस का आगाज है। राहुल गांधी ने अडानी मामले पर कहा कि सच सामने आने तक पार्टी गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछती रहेगी। उन्होंने संसद में उद्योगपति गौतम अडानी का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अडानी ग्रुप से जुड़े मामले को लेकर 6 से 10 मार्च के बीच पूरे देश में सरकारी बैंकों और LIC के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और मार्च महीने में पर्दाफाश रैली का भी आयोजन होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए शुरू की गई तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए एक नई योजना तैयार करनी चाहिए और वो पूरे देश के साथ इसमें शामिल होंगे। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार को राहत देने की मूड में नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आज सुप्रीम कोर्ट से जरूर बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत को बरकरार रखा है। तो क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत शुक्रवार तक बढ़ा दी गई है। असम और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा था, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 3 मार्च तक का वक्त दिया है। CJI ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत भी शुक्रवार तक बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा पर यूपी और असम में पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान पर 3 FIR दर्ज की गई थी। 23 फरवरी को कांग्रेस के अधिवेशन के लिए दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख आज के लिए तय की थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने खेड़ा को 30,000 के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी थी।
फैसला असम पुलिस के ट्रांजिट रिमांड की मांग पर सुनाया गया था। खेड़ा को राहत देते हुए सीजेआई ने कहा था, हमने आपको प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए। इस पर खेड़ा के वकील सिंघवी ने कहा, हम भी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को भी जमानत दे दी है। उन्हें ये जमानत 1 लाख के निजी मुचलके पर दी गई है। पवन खेड़ा को मिली इस जमानत से कांग्रेस ने भी राहत की सांस ली है, लेकिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने रविवार को 8 घंटों की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। एक तरफ मनीष सिसोदिया की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के बीच कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड पर फैसला दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 5 दिनों की रिमांड सीबीआई को दी है, यानी 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया सीबीआई रिमांड में रहेंगे। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया को पेश करने के बाद 5 दिनों की रिमांड की ही मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया के कहने पर कमीशन को 5 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपए किया गया था। पूछताछ करने के लिए रिमांड की जरूरत है। सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगे जाने का उनके वकील दयान कृष्णा ने विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रिमांड लेने की कोई वजह नहीं है और जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप तथ्यहीन है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कमीशन बढ़ाया गया था। एलजी की जानकारी में सब कुछ हुआ था। शराब नीति में पारदर्शिता बरती गई। सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया से 8 घंटे की पूछताछ की थी और उसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे मंत्री हैं, जिन्हें एक केंद्रीय एजेंसी ने 1 साल से भी कम समय में गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वो अभी भी जेल में हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आप में हड़कंप मचा है और जांच की आंच सीएम केजरीवाल तक पहुंचती नजर आ रही है। हड़कंप तो मोदी सरकार में भी मचा है। आम जनता के साथ साथ मंत्री भी मोदी राज में परेशान हैं। मंत्रियों के ही काम नहीं हो रहे हैं, जिस कारण से मंत्रियों के समर्थक भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मंत्री करें तो क्या करें? बिहार से आने वाले मोदी सरकार के एक मंत्री का इन दिनों वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी परेशानी अपने समर्थकों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री? देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार में मंत्रियों को काम की नहीं है आजादी। अपनी इच्छा से मंत्री नहीं कर सकते कोई काम। मंत्रियों ने जिन फाइलों को दी मंजूरी, आखिर उन्हें किसके इशारे पर रोक लिया जाता है? ये सवाल मोदी सरकार के मंत्री आरके सिंह के वायरल हो रहे वीडियो से उठ रहे हैं। बिहार के आरा से सांसद और मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह उर्फ आरके सिंह वीडियो में कहते हुए सुने जा रहे हैं, हम नॉर्मल इंसान नहीं हैं। हम दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को इस्तीफे की पेशकश करने वाले हैं, क्योंकि हमारे कुछ प्रपोजल रोक दिए गए हैं। इसलिए हमको कोई राजनीति समझाता है तो ठीक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि स्थानीय लोग सांसद के अफसरशाही रवैया के कारण नाराज हो गए हैं, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता काफी घट गई है, जिस कारण से आरके सिंह परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये वायरल वीडियो आरा का ही बताया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री कुछ लोगों के बीच बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही है। आरके सिंह अपने संसदीय क्षेत्र आरा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। आरके सिंह के साथ धक्का मुक्की की गई और जमकर हंगामा भी हुआ। इसके बाद आरके सिंह के इस्तीफे का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर आरके सिंह की सफाई भी अब आ गई है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे वाली बात किसी दूसरे संदर्भ में कही थी। वायरल वीडियो में वो जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें कुछ बात समझाने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। आरके सिंह के बयान से ये साफ हो गया है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उनका ही है और इस्तीफे की जो बात वो कह रहे हैं वो भी सच है। लेकिन किस संदर्भ में ये बात कही गई है, इस पर अब जरूर सवाल हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से सियासी तापमान चढ़ गया है। सियासी तापमान तो नागालैंड और मेघालय में भी बढ़ा हुआ है। आज पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों में मतदान हुआ, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो कितने फीसदी हुआ मतदान? देखते हैं
इस रिपोर्ट। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और नागालैंड की 60 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन आज वोटिंग 59 सीटों पर ही हुई। नागालैंड की अकुलोतो विधानसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट खे काशे सुमी ने नामांकन वापस ले लिया था, जिसके बाद बीजेपी कैंडिडेट कजेतो किनिमी को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। जबकि मेघालय में यूडीपी उम्मीदवार HDR लिंगदो की जान वोटिंग से पहले चली गई, जिस कारण से सियोंग सीट पर चुनाव टाल दिया गया। त्रिपुरा की तुलना में इन दोनों ही राज्यों में वोटिंग 1 घंटे ज्यादा कराई गई। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय था, लेकिन निर्धारित समय के बाद भी कई पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई है, उसमें नागालैंड में 87% से अधिक और मेघालय में 80% से अधिक वोटिंग हुई। देर रात तक ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। आज हुई वोटिंग में नागालैंड के फदो बोटा में सबसे ज्यादा 94% और कोहिमा में सबसे कम 79% वोटिंग हुई है, जबकि मेघालय में ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स जिले की दोनों सीटें मैरंग और माव थार्ड रेशान में 92% के करीब वोटिंग हुई है। मेघालय में सबसे कम वोटिंग पश्चिमी गारो हिल्स में 71% रही। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी शशांक शेखर ने कहा, राज्य में 2315 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी है। राज्य की 59 सीटों के लिए कुल 183 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 4 महिला और 19 निर्दलीय कैंडिडेट शामिल हैं। मेघालय में 59 सीटों पर 375 उम्मीदवार मैदान में थे। मेघालय में सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर एनपीपी 57 सीटों पर, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा टीएमसी के 56 कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को अब नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के चुनावी नतीजों का इंतजार है, लेकिन नेपाल में आए राजनीतिक संकट के नतीजे बता रहे हैं कि पुष्प कमल दहल की सरकार जाने वाली है। नेपाल में 2 महीने पुरानी पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार मुश्किल में फंस गई है। एक के बाद एक सहयोगी साथ छोड़ रहा है और अब सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी ने भी समर्थन वापस ले लिया है। तो क्यों नेपाल में प्रचंड सरकार से सहयोगी हुए दूर? देखते हैं इस रिपोर्ट। 26 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम बनने के बाद 3 मार्च को वो पहली विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले थे। कतर में होने वाले सबसे कम विकसित देशों के 5वें सम्मेलन में प्रचंड को हिस्सा लेना था, लेकिन विदेश जाने से पहले ही प्रचंड की सरकार मुश्किल में फंस गई है, जिस कारण उन्होंने अपना पहला विदेश दौरा रद्द कर दिया है। दरअसल 2 महीने के अंदर ही 3 बड़े सहयोगी सरकार से अलग हो गए। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रचंड सरकार से समर्थन वापस लिया। स्वतंत्र पार्टी की नेपाली संसद में 20 सीटें हैं। 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भी सरकार से अलग हो गई। आरपीपी के 14 सांसद हैं। आरपीपी के अलग होने के बाद से ही प्रचंड सरकार अल्पमत में आती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जो झटका प्रचंड को दिया है वो सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से दिया गया है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख केपी शर्मा ओली ने प्रचंड सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में ओली के पार्टी के 78 सदस्य हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद अब प्रचंड सरकार का जाना तय बताया जा रहा है। दरअसल नेपाल में इस समय राष्ट्रपति का चुनाव भी चल रहा है। 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। राष्ट्रपति चुनाव में प्रचंड की पार्टी सीपीएन माओवादी सेंटर ने नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र पौड्याल को समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रचंड के ऐलान से ओली नाराज हो गए और उन्होंने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। वैसे दावा किया जा रहा है कि प्रचंड की सरकार को नेपाली कांग्रेस समर्थन दे सकती है, जो संसद में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। नेपाल के संसदीय चुनाव में भी प्रचंड की पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ी थी। और बुलेटिन के आखिर में बात अग्निपथ स्कीम पर आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में जबरदस्त विरोध हुआ था, तो वहीं बीजेपी ने इस योजना को बड़े ही जोर शोर के साथ लॉन्च किया था। अग्निपथ स्कीम का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हुआ था, तो वहीं कांग्रेस ने इस योजना पर कई गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंच गया था, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई और आज अग्निपथ स्कीम को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया है। अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सभी 23 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस स्कीम को लाने का मकसद हमारी सेनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने का है और ये देश हित में है।
वहीं जो लोग पुरानी नीति के आधार पर ही नियुक्ति की मांग कर रहे थे, कोर्ट ने उनकी मांग को भी ये कहते हुए खारिज किया कि मांग जायज नहीं है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निपथ स्कीम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर की थी। आज दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया। वहीं केंद्र ने अपना तर्क देते हुए कहा था कि अग्निपथ स्कीम डिफेंस रिक्रूटमेंट में सबसे बड़े नीतिगत बदलावों में से एक है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 15 दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दरअसल सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती पिछले साल 14 जून से शुरू की गई थी। इस योजना के नियम के मुताबिक 17 से 21 साल के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्हें 4 साल के लिए सेना में शामिल किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि बाकी 75% उम्मीदवार 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे और उनके लिए कोई योजना भी नहीं है। पेश हुए याचिकाकर्ताओं में से एक ने 12 दिसंबर को तर्क दिया था, 6 महीने में मुझे शारीरिक सहन शक्ति विकसित करनी है और हथियारों का उपयोग करना सीखना है। 6 महीने काफी कम वक्त हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जा रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।